कि चौधरी साहब को बीजेपी ने क्या नहीं दिया। राज्यसभा भेजा, मंत्री बनाया, उनकी पत्नी को विधायक बनाया, उनके बेटे को सांसद बनाया। और मनोहर लाल खट्टर जी ना मुस्कुरा रहे थे बहुत ही, मतलब उनके चेहरे को देख के लग रहा था कि बड़ी खुशी मिल रही है उनको इन बात में। उन्होंने आपको इतना कुछ दिया, आपने बीजेपी को क्या दिया? मेरे को जो दिया मैं उसको कम नहीं मानता, लेकिन वीरेंद्र सिंह कुछ तो है ना। और कार्यकर्ताओं की ये पार्टी है, लीडरों को तो हम मानते नहीं। मेरा एक ये भी कारण था, मैंने कहा 52 साल हो गए, हम लीडर ही नहीं बनाए अभी तक, हजारों आदमी हमारे साथ हैं। तो क्या आप हर लोकसभा पे जहां पार्टी आपको कहेगी आप जाएंगे बिना किसी गुट को देखे हुए? नहीं, गुट वुट कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि वो मेरा वर्कर था। किसी ने मेरे से बात की, मैंने खुले मन से बात कर दी, और मैं आगे भी ऐसा ही करूंगा। किसी को बुरा लगे। 52 साल के राजनीतिक तजुर्बे का कंक्लूजन मैं चाह रहा हूँ कि हरियाणा में 10 में से कितनी सीटें बीजेपी जीत रही है। लेकिन आज लोग ये कहते हैं कि 4-5 सीट कांग्रेस जीतेगी और इतने बीजेपी 50-50 मामला रह सकता है। 50-50 आज के दिन खत्म होगा नहीं होगा ये तो एक सवाल है। लेकिन ये विरोध क्यों है, पहले तो इसको बहुत ही गंभीर बात है ये। विरोध इसलिए है कि करप्शन, भ्रष्टाचार जिसको बोलते हैं ना, भ्रष्टाचार सिर्फ संपत्ति का या पैसे का नहीं होता। भ्रष्टाचार राजनीतिक भ्रष्टाचार है। ये जो धारणा है इसका प्रतीक है देवीलाल परिवार। हालांकि पॉलिटिकल करप्शन एक नया सब्जेक्ट है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, लेकिन इसके मायने यही हैं कि कोई बड़ा पॉलिटिकल करप्शन ना हो तो इन लोगों की अब जगह, राजनीतिक जगह नहीं है। मतलब आप अगर दुष्यंत की जगह होते तो आप उस लोभ को छोड़ के अगले 10 साल पे संघर्ष करते। तो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हो सकता था दुष्यंत अभी? मैं हाँ, हो सकता था। लड़ाई लड़ने की बात है। नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारे और आज हमारे साथ हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी। चौधरी साहब, सारे लोग तो बीजेपी में जा रहे हैं, आपका क्या मन किया उधर दूसरी साइड में जाने का? उसके कारण तो अनेक हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण मैं जो समझता हूँ वो विचारधारा। क्योंकि जिस माहौल में मैं पढ़ा बड़ा हुआ, राजनीति में आया, राजनीति में वे 42 साल तक एक कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े रहे, तो मैं ये समझता था शुरू में कि कोई बीजेपी की विचारधारा ठीक है अलग होगी, लेकिन इतना फर्क नहीं हो सकता। लेकिन मैं जब वहाँ मैंने महसूस किया कि बहुत बड़ा अंतर है दोनों विचारधाराओं में, और इसलिए सबसे बड़ी वजह अगर ये निर्णय लेने की है कि मैं भाजपा छोड़ के कांग्रेस पार्टी में जाऊं, तो एक ये कारण है। बाकी कारण तो और भी है, बहुत है। जैसे रेजिमेंटेड पार्टी है जिसको बोलते हैं कार्डर बेस्ड पार्टी। कार्डर बेस्ड पार्टी में विचारों की अभिव्यक्ति एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और ये मैं सिर्फ भाजपा के लिए नहीं बोलता, कुछ दूसरे भी ऐसे राष्ट्रीय दल भी हैं और क्षेत्रीय दल भी हैं जिनमें ऐसी भावना है कि वो रेजिमेंटेड होने की वजह से विचारों की अभिव्यक्ति उनका छोटे से छोटा कार्यकर्ता अपने बड़े नेता के सामने नहीं करता। और इसलिए आप एक जो आपका मूलभूत अधिकार है वो अगर राजनीतिक दल में उस अधिकार को आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो भी एक वजह थी। और तीसरी वजह मैं ये समझता हूँ कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जिसको प्रजातंत्र आप बोलते हैं, और आपका लिबर्टी ऑफ थॉट, मतलब आपके विचारों में कोई किसी प्रकार का अंकुश नहीं होना चाहिए। और फिर इस देश की विभिन्नता को देखते हुए सभी क्षेत्रों का, सभी जातियों का, सभी धर्मों का, ये एक ऐसी 140 करोड़ का देश है, इसमें आप एक विचारधारा जिसको सिर्फ
आप किसी मज़हब तक या किसी जाति विशेष तक या किसी जाति विशेष को कंडम करने के लिए अगर ऐसी विचारधारा होगी तो इतना बड़ा मुल्क कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि वो एक बहुत बड़ा मुल्क के लिए, मुल्क के लोगों के लिए एक ऐसा विषय बन जाएगा जिससे कि इसकी चर्चाएं ऐसे होंगी कि देश इकट्ठा रहेगा नहीं रहेगा। और तो और जो 2026 में परिसीमन की जो बात करी जाती है उसमें 5 राज्य ऐसे हैं दक्षिण के जिनके अंदर उस तरह से रफ्तार नहीं बढ़ी जनसंख्या की जैसे उत्तरी भारत के कुछ राज्यों में बढ़ी है। तो सबसे बड़ा मुझे इस बात का भी चिंता है कि हमारी सोच और हमारी जो सरकार हो या हमारी पार्लियामेंट हो इन विषयों पे खास गौर नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं अखंडता का भी प्रश्न सामने आएगा। तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे अपने हिसाब से कारण बनी हैं। और फिर किसान, खेती, ये वो विषय है जिस पे मैं ये कहूँ कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात आई 1991 में कि दुनिया की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, हम उसमें कॉम्पिटिटर कैसे बने, मुकाबले में कैसे आए, तो एक बहुत बड़ा स्टेप था। मैं उसका समर्थक रहा हूँ। लेकिन आज हम ये कहें कि हमारी इकोनॉमी 5वें नंबर पे आ गई या अगले 2-3 साल में हम हो सकता है दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थ शक्ति बने, आर्थिक ताकत बने, ये हो सकता है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा। लेकिन इसमें इस देश के किसान का और इस देश के कमेरे वर्ग का हिस्सा का जो 70% से ज़्यादा लोग हैं उनका तो हिस्सा नहीं है इसमें। और अगर ऐसी अर्थव्यवस्था जिसको हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं तो इसके बारे में दोबारा सोचना चाहिए। लेकिन जिस पार्टी को मैं ये समझता था कि ये इस विषय पे गंभीरता से विचार करेगी, उस पार्टी का रवैया ये हो कि जो भी अर्थव्यवस्था है उसका कारण सही है, ये मैं मानता हूँ कि औद्योगिक हमारी सफलता या हमारा जो ट्रेड व्यापार उसमें हम बहुत आगे गए, वो पैसा आया, लेकिन उसका पैसा उस समाज के अंग को क्यों नहीं उसका लाभ हुआ जिसको संपन्नता की जरूरत है। इधर से दे दो जी। और संपन्नता की जरूरत का मेरा अभिप्राय यह है कि इस देश की धन दौलत में उन 70% लोगों को अगर नगण्य अर्थव्यवस्था में रखा जाएगा तो ये देश और ये व्यवस्था कभी नहीं चल सकती। तो सब बहुत सारी बातें होती हैं कि चलो पार्टी छोड़ने का एक कारण बनते हैं। जैसे 9.5 साल आप उधर थे और इससे पहले 40 साल आप कांग्रेस में भी रहे, तो कांग्रेस और बीजेपी आज ऐसा देश में एक बहुत बड़ा वर्ग ये कह रहा है कि इसके बाद इलेक्शन ही नहीं होंगे अगर बीजेपी आती है तो। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि देश में मोदी जी से अच्छा प्रधानमंत्री मिल ही नहीं सकता। 2 वर्ग हैं, डिफाइंड है कि ये मोदी जी के प्रशंसक हैं, ये मोदी जी के विरोधी हैं। तो 50 साल का जो पॉलिटिकल आपका तजुर्बा है उसको देखते हुए, चूँकि मैं इस तरह की बातें आमतौर पे व्यूज़ वाली करता नहीं हूँ, अपनी बातें थोड़ी गहराई की होती हैं, तो आप एज ए चौधरी बीरेंद्र सिंह क्या सोचते हैं कि क्या वास्तव में वो टाइम आ सकता है अगर मोदी जी तीसरी बार रिपीट करते हैं? देखो, ये तो एक सवालिया निशान है और जो इस दिशा में सोच रहे हैं उनकी जो दलील है, उनकी जो आर्गूमेंट्स हैं, उनमें दम भी है। दम इसलिए है कि आप अर्थव्यवस्था को बढ़ावा तो दे रहे हो, लेकिन उस अर्थव्यवस्था को आप समाज के उस अंग को दे रहे हो नहीं रहे जिसकी ज़रूरत है। अरे आप पिछले
5 साल से ये कह रहे हो जब से कोरोना आया कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं खाने के लिए, बिल्कुल देते 82 करोड़। 82 करोड़, और फिर अब उसको 5 साल के लिए और बढ़ा रहे हैं। इसको अगर आप इसका व्यापक रूप देखें तो मुझे लगता है कि गरीबी को मिटाना, जब गरीबी मिटेगी तो 82 करोड़ से संख्या घटनी शुरू होएगी। लेकिन आपका दृष्टिकोण ये है बढ़ रही है कि इन लोगों को मरने मत दो, फेंकते रहो, कुछ ना कुछ देते रहो, लेकिन समृद्ध समाज नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ये एक सोच का हिस्सा है कि कोई किसी ताकत से, धर्म के सहारे लगा लो या किसी फिलॉसफी, कोई दर्शन के सहारे लगा लो या कोई और कारण हो सकते हैं, आप राज स्थापित कर लेते हो प्रजातंत्र में भी। लेकिन उस राज को आप अगर 140 करोड़ लोगों को ये एहतराम ना हो और ये उनको ना लगे कि दे आर मेंट फॉर एवरीबॉडी, ये हर आदमी के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात लोगों के मन में है कि हम सिर्फ राशन पे नहीं रहना चाहते, हमारा विकास कराओ, हमारी आर्थिक शक्ति को बढ़ाओ, हमारे को जो आज पगार मिलती है उसका दर्शन में ये हो कि अगर आप मनरेगा में 300, मनरेगा के वैसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग रेट हैं, लेकिन अगर उसको 350 का भी मान लिया जाए और उसको आप ये सोचो कि एक मांग आए कि अर्थव्यवस्था में अच्छी हिस्सेदारी कमेरे वर्ग की क्या हो सकती है, तो एक आंकड़ा आता है कि नहीं 350 नहीं, इनके लिए शुरू में हमारे को वी शुड स्टार्ट विद 600 रुपीज। और इसका कारण है, इसका कारण मैं बताता हूँ। जब मैं ग्रामीण विकास मंत्री था तो पंजाब और हरियाणा में मनरेगा का जो पैसा जाता था वो खर्च नहीं होता था। खर्च मतलब सारे का सारा पैसा खर्च नहीं होता था उसमें, बल्कि बचता था। मैं ये कहता था यार इन राज्यों में आप पैसा भेज रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके वितरण में कहीं कमी है। वो अफसरों की ये दलील होती थी, नहीं साहब ये नहीं है। मनरेगा के तहत जिसको पैसा मिलेगा वो ये कहता है कि मैं 300 सवा 300 रुपये में 350, मेरे को तो 500 रुपये से तो ऊपर कहीं भी मैं जाऊंगा काम करने वहाँ मिल जाते हैं, 600 रुपये 700 रुपये तक मिल जाते हैं। तो इस अर्थव्यवस्था में, और फिर जहाँ तक किसान की बात, किसान का भी इस अर्थव्यवस्था में कोई ऐसा भागीदारी नहीं है इस दौलत में जिसको हम ग्रोइंग इकोनॉमी बोलते हैं कि हमारा बढ़ता हुआ आर्थिक विकास है, उसमें उसकी भागीदारी नहीं होगी तो ऐसी ग्रोइंग इकोनॉमी का होगा क्या, चंद हाथों में रहेगी। ये तो कभी खेती करने वाला बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए ये आंदोलन है, प्रोटेस्ट हैं, और इनके बारे में विचार ना हो। मैं तो बहुत नज़दीक रहा हूँ, और किसान जब संयुक्त किसान मोर्चा यहाँ पार्टी लाइन से जब हटके बोलते थे इसमें, तो क्या बीजेपी में किसी ने आपको टोका कि जो साहब क्या कर रहे हो आप, ये किस ऐसा हुआ कोई वाकई आपके साथ? मैंने उनको ज़रूर टोका था। अच्छा। वो तो नहीं टोकते थे, वो तो एक ही बात कहते थे, छोटो जी क्या बात करते हो चौधरी साहब ये महीने में 2 महीने में उठ जाएंगे। और ये विचार उनके मन में और मजबूत होता रहा जो जो महीने बीतते रहे। और एक समय ऐसा आया कि उन्होंने संवाद ही बंद कर दिया किसान यूनियन से, 12-13 मीटिंग करके बात करना छोड़ दिया। तब संयुक्त किसान मोर्चे के 2 बड़े नेता, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, वो मेरे पास आए। वो कहने लगे भाई आप बीजेपी में हो, हमारे पक्ष में भी बोल रहे हो, इसलिए हम आपके पास आए हैं। बात करो। मैं उन्होंने कहा बात करो। हाँ, उन्होंने कहा बात करो। और मैंने कहा क्या, कि हम यानी 4-5 महीने बाद के बाद एकदम फिर फेज आया बात बंद। हाँ, बात तो उसको 9-10 महीने हो गए थे। तो कहने लगे कि हम भी ये चाहते हैं कि कोई समाधान हो, हम नहीं चाहते कि
यानी लोगों को भी ये लगे कि ये वैसे ही बैठे हैं, हमारा समाधान निकालने की कोशिश करो। मैंने बात की, तोमर जी मंत्री थे, उनके साथ और उनके जो सहयोगी थे 2 मंत्री वो भी थे। मैंने कहा आप बात कर लो उनसे, ये तो नहीं होता, संवाद के बगैर कोई हल नहीं निकल सकता। तो सीधा उन्होंने कहा कि हाँ कर लेंगे, बैकडोर एंट्री से करेंगे। मैंने किसानों को कहा कि ये बात आई है, कहने लगे कोई नहीं, हम बैकडोर एंट्री से भी तैयार हैं। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि जब बैकडोर एंट्री से कुछ बात ऐसी आ जाएंगी जिनका समाधान हो गया तो फिर सरकार ने कहा कि हम अनाउंस करेंगे कि फलां दिन अब किसानों के साथ हम मीटिंग करेंगे। तो तब बात आई कि किसान क्या चाहते हैं। मैंने ये कहा साहब, वो ये चाहते हैं कम से कम एमएसपी पे कानून बनना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो हो वो कानून बनना चाहिए। तो दूसरा जो राउंड आया, जब मैंने कहा कि वो किसान तब आएंगे जब इस एक बात पे तो आपको, बाकी बातें बाद में होंगी, कोई ज़रूरत नहीं है कि उनका भी सबका हाल एक बार निकले, लेकिन एमएसपी का निकालो। तो वो कहने लगे कि एमएसपी तो हम कानून नहीं बनाएंगे। फिर मैंने किसानों से बात करी, अरे मैंने कहा भाई अगर कोई और बात हो तो बता दो। तो किसानों ने ये कहा कि इतना तो करा दो कि एक बेंचमार्क बढ़ा दे हर फसल का, कि इतने पे खरीदेंगे, कि इतने से नीचे कोई उसकी फसल नहीं खरीद सकता। ये बेंचमार्क बढ़ने पे, चाहे फिर वो तो ये भी कह रहे हैं भाई आप मंडी के अंदर बेचो, मंडी के बाहर बेचो, लेकिन उससे कम नहीं। तो वो मीटिंग भी अहम थी। मैंने फिर कहा कि अब तो बात बहुत थोड़े से समाधान में ठीक हो सकती है। तो जब ये मैंने जब ये बात चलाई तो मैं भी 1-2 एमपी अपने साथ ले गया था बीजेपी के, और 3-4 जो मंत्री और 1-2 और जो सरकारी बड़े अधिकारी कृषि विभाग के वो और मंत्री बैठे थे। जब ये बात मैंने कही तो आप हैरान हो गए। इसलिए मैं कहता हूँ विचारधारा का आपने बात की ना, विचारधारा में अंतर क्या है। वो जो 3-4 लोग थे एकदम अपनी कुर्सी से उठे, कहने लगे फिर हम क्यों खरीदेंगे। अच्छा, यानी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले वो लोग, उनके मुंह से यकायक ये शब्द निकले कि फिर हम क्यों खरीदेंगे, हम तो पैसा कमाने के लिए खरीदते हैं। अब अगर ऐसा उनका विचार है और ऐसी बात है तो आप अंदाज़ा लगाएं कि किसान का तो कहीं स्थान नहीं। और फिर मैंने यही कहा किसान यूनियन के साथियों से, मैंने कहा इनकी विचारधारा, तो वो भी इस बात से थे कि भाई ठीक है हम बैठेंगे। अभी तो हमारे को 9-10 महीने हुए हैं, हमारे को 9-10 साल बैठना हुआ तब भी बैठेंगे। और अल्टीमेटली जैसे आपने पूछा कि आपके क्या विचार थे, उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि कहीं ना कहीं हमारी सोच को हम किसान भाइयों से साझा नहीं कर सके, और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये तीनों कानून वापस लेने चाहिए। हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई। तपस्या तो एक शब्द था अपनी बात को ठीक करने का, लेकिन दरअसल हकीकत ये थी कि बात ही नहीं हुई। इस पूरे किसान आंदोलन में आपने उनको टोका, कभी डायरेक्ट मोदी जी को टोकने का अवसर? मोदी जी को मैंने चिट्ठी लिखी, मैंने कहा मैं बीजेपी में बेशक हूँ, लेकिन मेरी एक पृष्ठभूमि है, और अगर आप मेरे को समय दें तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ। कोई जवाब नहीं आया? हाँ? कोई जवाब नहीं आया ना, कोई जवाब नहीं आया। अमित शाह जी से मिले? अमित शाह जी से भी एक बार मिला, और एक बार उनका फ़ोन भी आया, और उन्होंने कहा वीरेंद्र सिंह जी आप ये जो किसान आंदोलन में आप बैठते हो जाके उनके धरने पे, ये ऐसा मत करो। उनको अच्छा नहीं लगा है? उनको अच्छा नहीं लगा। तो मैंने कहा जी ये तो मेरी, देखिए मैं अपनी बात को कहीं ना कहीं कई बार स्पष्ट कर चुका हूँ। मैंने इस बात से, मेरे को आप इस बात के लिए बात ना करें। उसके बाद उन्होंने खैर कभी कहा भी नहीं। अच्छा, लेकिन ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों से, क्योंकि आपका जो बेसिक सवाल ये है, मूल जो आपका प्रश्न है कि आपने ये फैसला क्यों लिया,
फैसले की वजह यह है कि जिस सोच का मैं हूँ मुझे वहाँ नज़र नहीं आया, और मैंने कोशिश भी की कि कुछ तो ऐसी चीज़ें हों जिसको हम ये कहें कि हाँ ये अच्छा हुआ। अब आप अंदाज़ा लगाओ कि आज हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी, ये कुछ इलाके हैं, ये हरित क्रांति का यहाँ बहुत बड़ा लाभ हुआ। लेकिन हरित क्रांति का लाभ 1966-67 से लेके और 2004-05 तक रहा, और उसके बाद एक ठहराव आ गया। ठहराव मतलब किसान की जो इनकम है वो, अगर आप 2100 रुपये गेहूँ बिकता है तो उसको 2200 कर दो, तो जितनी महंगाई का हिसाब है, उसके जो साधन, जो खाद है, बीज है, बिजली है और हैं, कहीं भी नहीं। और आप कहते हो कि हम इनको बहुत बड़ा लाभ पहुंचा रहे हैं, क्या वो 2000 रुपये 4 महीने में दे के। ये सारी चीज़ें, जैसे मैंने कहा 80 करोड़ का राशन, 2000 रुपया हर 4 महीने किसान को, ये जो चीज़ें हैं ये इस तरफ इशारा करती है कि 70% लोग, भैया आप चिंता ना करो, आपको यूं का यूं रखेंगे जैसे हो, लेकिन ये चिंता ज़रूर रखो कि हम इतना नहीं दे सकते कि हमारी दौलत में आप हिस्सेदार बढ़ो। दौलत की हिस्सेदारी की बात है। आज कमेरे वर्ग को दौलत में हिस्सा ना मिले, उसका बच्चा क्या पढ़ेगा, उसकी रहन सहन कैसा होगा, उसका मकान कैसा होगा, उसको ज़मीन, उस मकान में उसको क्या सुविधाएं होंगी, कुछ नहीं है। और यही हालत किसान की है कि आप अगर देखें, उसको थोड़ी सी शर्म है इस बात की, इसलिए वो छोटा काम नहीं करता। वरना विदेश में जो हमारे बच्चे जा रहे हैं आज, खास तौर पर हरियाणा में एक नया युग शुरू हुआ है। जीटी रोड बेल्ट खाली हो गई, हाँ, युवा नहीं है वहाँ पे। और उसकी वजह है कि यहाँ किसी न किसी कारण ज़मीन घटती रही, आमदनी का कोई साधन नहीं रहा, नौकरियाँ रही नहीं, और कोई ऐसा व्यवसाय नहीं रहा जिसको किसान अपनी ज़मीन से हटके कुछ कर ले। वहाँ जाते हैं, विदेशों में किसी तरह जाते हों, कोई डंकी फ्लाइट, ये वो अनेक नाम है, लेकिन वजह यह है कि 1 किला, 1.5 किला, पौना किला वो किसान का बेटा समझता है कि यहाँ तो बर्बादी है, इसलिए वहाँ छोटे छोटे काम करने को भी जा रहे हैं। तो इस अर्थव्यवस्था को, और मैंने कई बार ये बात अपने इंटरव्यूज़ में कही है कि 1991 के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, आर्थिक सुधारों का जो युग था, वो इसीलिए था कि इस देश के किसान को, खेती को, इस देश के मेहनत का मज़दूरों को, लेबर को, वर्किंग फोर्स को ऐसा स्थायी युग आए जिसमें वो अपने आप को समृद्ध महसूस करे। लेकिन कहीं नहीं है, समृद्ध नाम की कोई बात नहीं। 32 साल बीत गए, बल्कि 33 साल, आज भी किसान वहीं खड़ा है गरीबी की हालत में। और इसी तरह जो वर्किंग क्लास है, जो कमेरा वर्ग है, उसकी भी वही हालत है। अच्छा चौधरी साहब, जब आप बीजेपी में गए तो मुझे अच्छे से याद, आप हिसार में मिले थे, और ये आप पहले बीजेपी में गए, बाकी सब लोग बीजेपी में बाद में आए। लेकिन ऐसा कोइंसिडेंट बना ये कि इस बार बीजेपी में छोड़ के आप बाद में आए हैं, बृजेंद्र सिंह पहले गए हैं। तो कुछ लोग है ना इस पे वो मजाक भी करते हैं, नहीं वो कि क्या सलाह नहीं की थी घर पे। ऐसा नहीं है। बृजेंद्र सिंह ये चाहता था कि मैं कांग्रेस में जाऊं, और उसका जाने का जो निश्चय था उस पे राहुल गांधी जी से उसने 2-3 बार विस्तृत रूप से बात भी की। और एक समय, फिर समय बीतता है तो समय ये आया कि टिकट बांटने का युग आ गया, एक समय आ गया, और भारतीय जनता पार्टी, जैसे आपको पता है, उस मामले में टिकट बांटने में उनकी पहल रही। तो बृजेंद्र सिंह को कहीं ये पता लगा कि तुम्हारे को
बीजेपी की टिकट मिलेगी। ये जो लोग कहते हैं ना कि ब्रजेंद्र सिंह की तो टिकट कट रही थी इसलिए, ऐसा कहते हैं लोग। हाँ, उसको ये एहसास हुआ, उसने फिर संपर्क किया और फिर उनको राहुल गांधी जी के यहाँ से पता लगा कि आप खड़गे जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे बात करके जाओ। तो खड़गे जी से जब बात हुई, उन्होंने कहा अच्छा हम 1-2 दिन में ये करते हैं। उधर से ये था कि जल्दी अनाउंस हो सकती हैं। तो यानी कांग्रेस की तरफ से उनको जब ये लगा कि 2 दिन भी ज़्यादा होंगे, तब उन्होंने फिर दोबारा कहा। तो तब उनको फौरन बुलाया गया और सुबह उनकी कांग्रेस में एंट्री हुई, खड़गे जी ने कराई। और ये बात है कोई 11-11:30 बजे की। उसके जब वो ब्रजेंद्र सिंह निकल चुके थे तो मेरे पास टेलीफोन आया हरियाणा के मुख्यमंत्री उस समय के, नायब सैनी जी का, नहीं, खट्टर साहब का। खट्टर साहब, वो तो अगले दिन बने हैं। अच्छा। खट्टर साहब। तो मैं इतना ज़रूर था कि मैं उस टेलीफोन को सुन नहीं सका। फिर मेरे दोस्त है, मेरा जो काम भी करते थे, परमिंदर हिसार से, उनका फ़ोन आया कि खट्टर साहब बात करना चाहते हैं और उनका मुद्दा ये है कि जल्दी बात कराओ चौधरी साहब से। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने जल्दी तो नहीं की, मेरे को भी पता था। मैंने 1-1.5 घंटे के बाद उनको फ़ोन किया। क्या वो कहने लगे, अरे भाई चौधरी साहब, हमने तो टिकट कर दी, अब क्या गलती है, अब क्यों जा रहे हो? तो मैंने कहा वो तो चला गया, उसकी तो एंट्री भी होगी और अखबार में भी आ गया और टेलीविज़न पे भी आ गया। तो मेरा जो लोग ये कहते हैं ना, ये बाद में क्यों गया, वो एक ऐसी घड़ी थी कि अगर हम उस घड़ी में चूक जाते, हमारे को टिकट मिल जाती बीजेपी की, फिर मॉरली कई बार ऐसा लगता है कि हम वी आर नॉट फेयर, हम इंसाफ नहीं कर रहे। इसलिए और मैंने तो उसी दिन अध्यक्ष जी को कहा था कि भाई हम अपने बहुत बड़े प्रोग्राम के लिए तैयार हैं, 2-2.5 लाख लोग हम हरियाणा में इकट्ठा करेंगे और हम, मेरे साथी हज़ारों की संख्या में, और मैं वीरेंद्र सिंह अकेला कांग्रेस में जाएगा कोई महत्व नहीं, हज़ारों साथी जाएंगे और लाखों की भीड़ में जाएंगे। हरियाणा में आप प्रोग्राम करो तो एक मैसेज जाएगा। लेकिन वो तारीख मुझे नहीं मिली क्योंकि उन्होंने कहा भाई अब इलेक्शन, सीधा चुनाव ही आ गए। हाँ, इलेक्शन डिक्लेयर हो गए तो इस तरह की कई बातें नहीं होंगी, क्योंकि हम दूसरा कोई ज्वाइन करेगा वो भी कहेगा जी देखिए वीरेंद्र सिंह के आप जाके, मैं भी ऐसा ही करूँगा तो हमारे लिए मुश्किल है, तो आप दिल्ली में कर लो। इसलिए वो 10, 15, 20 दिन का समय लगा। नहीं, आपकी ज्वाइनिंग पे एक अच्छी बात देखने को मिली जो आमतौर पे कांग्रेस में होती नहीं है, कि वहाँ पे भूपेंद्र हुड्डा भी थे, वहाँ पे शैलजा भी थे, किरण चौधरी भी थे, रणदीप सुरजेवाला भी थे, तो लोग, कैप्टन अजय यादव भी थे। तो ये जो सारे लोग जो आमतौर पे एक साथ इकट्ठा नहीं होते और कहते हैं कि कांग्रेस ही कांग्रेस को हराती है, आपके उस पे कैसे आ गए ये लोग? देखिए, वैसे तो कोई इस तरह की बात शायद उनके मन में नहीं थी कि हम जाए या ना जाए, और मेरा भी सबसे ताल्लुकात थे। और मैंने फ़ोन भी किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से, तो मैं उसके घर जाके न्योता दे के आया हूँ। मैंने कहा भैया फिर आप मेरे को कहोगे कि मेरे को बताया नहीं। मैंने कहा मैं चल के आया हूँ, आपको आना है। और शैलजा जी के घर गया, उनको भी बोला, रणदीप से मेरी बातें हो रही थी और कैप्टन को भी, सबको मैंने बुलाया, और किरण जी को भी, और सब आए भी। और मैं तो ये कहता हूँ कि यही 2.5 लाख 3 लाख लोगों के सामने हरियाणा में आते हैं तो जय जयकार कांग्रेस की। अच्छा, अभी जैसे मनोहर लाल खट्टर जी बैठे हुए थे हिसार में एक रैली में और सुभाष बराड़ा बोल रहे थे उस पर, और वो आपका जिक्र कर रहे थे कि चौधरी साहब को बीजेपी ने क्या नहीं दिया, राज्यसभा भेजा, मंत्री बनाया, उनकी पत्नी को विधायक बनाया, उनके बेटे को सांसद बनाया। और मनोहर लाल खट्टर जी ना मुस्कुरा रहे थे बहुत ही, मतलब उनके चेहरे को देख के लग रहा था कि बड़ी खुशी मिल रही है उनको इन बात में। उन्होंने आपको इतना कुछ दिया, आपने बीजेपी को क्या दिया? मेरे को जो दिया मैं उसको कम नहीं मानता,
लेकिन वीरेंद्र सिंह कुछ तो है ना भाई। आपको मैंने शायद पहले भी बताया था, हरियाणा में 5 कैबिनेट मिनिस्टर बने सीधे। 4 वो हैं जो पहले मुख्यमंत्री रहे, राव वीरेंद्र सिंह जी, चौधरी देवीलाल जी, चौधरी भजनलाल जी, चौधरी बंसीलाल जी। और जितने भी मंत्री बने भी होंगे ना तो MOS बने हैं। लेकिन मैं सीधा कैबिनेट मिनिस्टर आया। और मैं ये भी बताऊं आपको कि मैं सोनिया गांधी जी से मिल के गया था। उन्होंने कहा था कि आप जा तो रहे हो लेकिन मेरे से मिल के जाओ। वो बातें क्या हुई वो तो खैर अब हम नहीं शेयर करते, लेकिन इतना ज़रूर था कि मेरे मन में इस चीज़ की उदासी थी कि वो नहीं चाहती थी कि मैं कांग्रेस छोड़ के जाऊं। लेकिन हालात ऐसे थे, उसकी भी व्याख्या करूं तो कोई मतलब नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन मुझे मंत्री पद के लिए कहा कि हम आपको बढ़ाएंगे, 5 बजे की ओथ सेरेमनी थी और 11 बजे मुझे बुलाया चाय पे और मेरे से बातें की कि आप कब से हैं। मैंने कहा जी मेरे को हो गए 42 साल। 42 साल में कांग्रेस में रहा हूँ और कांग्रेस ने मुझे सब कुछ दिया। यानी आपने कहा ना, उन्होंने बीजेपी ने तो बहुत कुछ दिया। हाँ, मैं कहता हूँ कांग्रेस ने मुझे इतना दिया है कि श्री राजीव गांधी जिन्होंने, ये बात मैं बता रहा हूँ 14 मई और 1991 की 21 को तो उनकी शहीदी हो गई थी। मेरे को उनका जो सिक्योरिटी का एक इंस्पेक्टर था मिस्टर गुप्ता, वो कह रहे थे कि ये हमारे साहब जो है ना, जब भी गाड़ी में जाते हैं तो कई बार इन्होंने ये कहा कि वीरेंद्र सिंह जैसे अगर 10-15 लोग भी मुझे मिल जाएं तो मैं इस देश की राजनीतिक और इस देश की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में बड़े भारी परिवर्तन कर सकता हूँ। तो इतना बड़ा यानी सम्मान। और उसके साथ साथ 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना, 1 बार युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना और 7 बड़े राज्यों के चुनाव में टिकट बांटने की मेरी जिम्मेदारी थी। और मैंने जो कहा वही राजीव जी ने किया और इसी प्रकार का विश्वास उनके जाने के बाद श्रीमती सोनिया गांधी ने भी मुझे दिया। अभी आपकी फिर मीटिंग हुई है ना सोनिया गांधी जी से? नहीं, मैं अभी नहीं मिला। अभी नहीं मिले हैं ना? विजेंद्र सिंह मिले हैं। अच्छा। और वो राहुल गांधी जी से और सोनिया जी से इकट्ठा उस दिन जब राहुल जी ने उनको मिलने के लिए कहा तो सोनिया जी भी वहीं थी और 10-15 मिनट उनकी बातें भी हुई हैं और अच्छी बात हुई है, जैसी मतलब एक पारिवारिक बात। कोई उन्होंने ये नहीं कहा मेरे को टिकट दे दो। अच्छा, टिकट का जहाँ तक बात है, कांग्रेस की टिकट तो चलो अभी अनाउंस नहीं हुई है, तो एक स्थिति तो ये है कि टिकट आपको मिलेगी, बृजेंद्र सिंह को हिसार से चुनाव लड़ेंगे। एक स्थिति ये भी हो सकती है कि कांग्रेस मान लो ये फैसला करे कि बृजेंद्र सिंह को भी टिकट नहीं, कहीं और उनका इस्तेमाल होगा। तो ऐसी स्थिति में भी आप लोगों का कोई सोच में और अंतर नहीं आएगा? नहीं, सोच में अंतर क्या, जब आपने एक निर्णय ले लिया और आप उस पार्टी में चले गए जिस पार्टी को आप जड़ों से जानते हो और जिस पार्टी के बारे में आपका ये भी विचार है। मैं आपको बृजेंद्र सिंह की एक बात मिसाल दे के बता रहा हूँ। मेरे को अभी कुछ दिन पहले, 5-7 दिन पहले ये कह रहे थे कि डैडी लोग तो कह रहे कि कांग्रेस कमज़ोर हुई है। ये भी बहुत हद तक ठीक है, लेकिन मैं एक बात बताऊं, राहुल गांधी आसाम जाए तो लाखों लोग, राहुल गांधी मणिपुर जाए तो लाखों लोग, वो गुजरात में जाए तब बड़ी भीड़, राजस्थान में जाए तो औरतों की भीड़, लोगों की भीड़। ये बात हम कांग्रेस में होते बोलते थे। जब कांग्रेस का विघटन होता था, कांग्रेस में टूट फूट होती थी, तब एक ही बात उभर के आती थी और वो ये थी कि नेहरू परिवार, यानी ये बीजेपी के लोग परिवारवाद की बात करते हैं। परिवारवाद इनके यहाँ क्यों नहीं पनपा? क्योंकि अभी 10 साल हुए हैं
किसी के नहीं गिनाया था, संसद में ही किसी ने गिनाया था अब वो तो नहीं वो हैं, लेकिन जो भीड़ मचेगी ना परिवारवाद की, और जिसका ये बहिष्कार करते हैं, जो कहते हैं ये हमारी पार्टी का सिद्धांत नहीं, उनको देखो। तो मैंने ये ब्रजेंद्र सिंह की बात है कि वो ये कहता है कि जब कांग्रेस राहुल गांधी को देखने के लिए इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस के एक युवा साथी को देखने के लिए आती है उनकी यात्रा में, तो इसका मतलब गांधी परिवार ऐसा परिवार है जो कांग्रेस को इकट्ठा रख सकता है। और ये धारणा आपकी नहीं। जब भी मैं आपको 3 ऐसी एग्जाम्पल दे सकता हूँ, जब भी कांग्रेस टूटी लोग गांधी परिवार के साथ ढूंढ ढूंढ के लाए, सोनिया जी को भी ढूंढ के लाए हाँ। कि आप संभालो। हाँ, और अगली बात मैं ये कहूँ कि कांग्रेस एक मूवमेंट है, और उस मूवमेंट में हर आदमी को अपनी जगह। अब आप जैसे मैंने एक कार्डर बेस्ड की बात करी, कांग्रेस में ये आपको आज़ादी है इस बात की कि आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हो, और यहाँ तक नहीं है, पार्टी की विचारधारा में भी अगर आपको कहीं लगे कि कोई समाधान या कोई सजेशन की ज़रूरत है, वो भी आप कर सकते हो। इसी कारण से कांग्रेस पार्टी लोगों के लिए एक पैन इंडिया पार्टी का उसका स्टेटस है, आज भी है और आगे और बढ़ेगा। तो ये जो फ़र्क है, इस फ़र्क से मैं ये कहूँ कि देश इकट्ठा रहेगा अगर कांग्रेस के हाथों में है तो और मजबूती से रहेगा। अगर कांग्रेस इकट्ठा रहेगी तो गांधी परिवार है तो और मजबूती से रहेगी। और परिवारवाद का ये मतलब नहीं, परिवारवाद में एक बात तो हो सकती है कि एक बार किसी के बड़े नेता के बेटे को या बेटी को मौका मिल जाए, वो तो उसको सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं करानी पड़ती, लोग समझ जाते हैं कि ये तो भाई वीरेंद्र सिंह आ गया, ये तो छोटू राम जी का लड़की का लड़का है। लेकिन उसके बाद वीरेंद्र सिंह क्या परफॉर्म करता है, अगले चुनाव में लोग घर बैठा देते हैं अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा। और इसलिए मैं ये कहता हूँ कि राहुल गांधी पिछले आप देखो 1917 में गुजरात में चुनाव हुआ असेंबली का, उससे लेकर आज तक 7 साल 8 साल में राहुल गांधी एक परिपक्व मैच्योर पॉलिटिकल लीडर के तौर पे उभर रहे हैं। और यही कारण है कि आज कांग्रेस में एक मजबूती आई है। और मजबूती का कारण कांग्रेस उसको कितना मजबूत करती है वो तो उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी, संगठनात्मक कैपेसिटी की बात है। लेकिन बीजेपी जिस कदर से, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं अब कांग्रेस में हूँ, मेरा 52 साल का राजनीतिक अनुभव है। सने पिछले 1.5-2 महीने से, ज़्यादा समय नहीं हुआ, 1.5-2 महीने से बीजेपी का जो एक ग्राफ था कि राजस्थान जीता, मध्य प्रदेश जीता, छत्तीसगढ़ जीता और रामलला जी के मंदिर का एक बहुत बड़ा हमने काम किया, उनका ग्राफ यूँ था ऊंचा। और जब से ये आया कि कांग्रेस के सारे अकाउंट इलेक्शन में सील कर दो, बैंकों के खाते बंद कर दो, लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि जो पार्टी विपक्ष में लड़ना चाहती है उसके हथियारों को कमज़ोर करने का एक मूव है। भाई आपको बंद करना था 6 महीने पहले कर दो, या 6 महीने बाद कर देना जब चुनाव खत्म हो जाए। और दूसरा सबसे बड़ा, जिसको एक किस्म से लोग अनेक प्रकार के संज्ञाएं देते हैं कि कैसे विधिवत तरीके से लूटा भी जा सकता है, और वो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इसकी जो सुप्रीम कोर्ट में जो लिखित में प्रमाणित चीज़ें हुई हैं, उससे साफ लगता है कि आप पूंजीपति लोगों को, और वो भी जिन्होंने गलत तरीके से पैसा कमाया हो, जिनकी शेल कंपनी है, कंपनी नहीं है, उनको डराओ, ईडी से डराओ, इनकम टैक्स से डराओ, उनको सीबीआई से डराओ, और फिर उनको कहो पैसे, वो बॉन्ड का पैसा दें और वही पैसा आप अपने विड्रॉ करें। ये यानी ये चीज़ें लोगों के
और चीफ मिनिस्टरों को जिस तरह अरेस्ट किया गया, आप चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट करते हो, करो, अगर वो उसने गलत काम किए हैं, लेकिन चुनाव में कर रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप चुनावी प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी रुकावट एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए, एक पॉलिटिकल लीडर के लिए कर रहे हो। और ये 3-4 बड़े कारण हैं जो मैं जो कह रहा हूँ ना कि लोग अब पीछे हटना शुरू हो गए बीजेपी से। ये है सबसे बड़े कारण। आज़ादी जिसको मैं बोलता हूँ, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, व्यक्तिगत विशेष अभिव्यक्ति करने का अधिकार, ये खतरे में आने लगा है। यही वजह है जिससे बीजेपी पीछे जा रही। अच्छा, आप समय समय पे खट्टर साहब को कई सारी सलाह दिया करते थे। 9.5 साल में आपकी किसी सलाह पे उन्होंने अमल किया या नहीं किया? मैं तो ये कह सकता हूँ कि अगर उन्होंने इनकार तो कभी नहीं किया, मानी भी नहीं। नहीं, इनकार नहीं किया, कहते हैं बात तो आपकी ठीक है। और मैं ये आपको भी शायद मैंने किसी वक्त ये जिक्र आया हो, मैंने खट्टर जी को ये कहा था कि उस समय 1 साल था चुनाव का। मैंने कहा मेरा एक सुझाव अगर मान सको तो बीजेपी की हरियाणा में हालत में सुधार हो सकता है। कहने लगे क्या? मैंने कहा 2 चीज़ें हैं, आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी। अगर आपको तीसरी बार मुख्यमंत्री बनना है, बीजेपी की सरकार लेके आनी है, तो जो ये बीजेपी की विचारधारा है इसको हरियाणा के लोगों ने पसंद नहीं किया। चाहे आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कितने ही आपने पोर्टल बना दिए, बहुत पोर्टल और पता नहीं क्या क्या बना दिए, और उसमें किसान को भी खेती है तो इतना करो, बहुत सी चीज़ें ऐसी। मैंने कहा ये मैं टेक्नोलॉजी को गलत नहीं मानता, लेकिन आपकी टेक्नोलॉजी की वजह से किसान को जब इस बात का इल्म ही नहीं है, टेक्नोलॉजी सीखेगा तभी तो करेगा। मैं मिसाल देता था, मैंने कहा ओम प्रकाश चौटाला जी ने वैट इंट्रोड्यूस किया हरियाणा में। सारे देश की 24 राज्य होते थे उस वक्त, 24 या 25, एक हरियाणा राज्य ऐसा था, और बाकी राज्यों ने कहा ना ना वैट का तो सवाल ही नहीं। लेकिन उसके 1 साल के बाद मैं वित्त मंत्री बन गया, और मेरे वित्त मंत्री बनने के कोई 6-8 महीने के बाद इस देश में कोई ऐसा राज्य नहीं था जिसने वैट को अडॉप्ट ला किया सबने कर लिया। ये क्यों है? ये क्योंकि ये जब समझ में आता है तब तो लोग पसंद करते हैं, लेकिन किसी पे थोपोगे तो कई बार आपको उसके उल्टे रिजल्ट मिलते हैं। तो मैंने कहा भाई आप या तो ये आपके पोर्टल वोर्टल का चक्कर छोड़ो, आप मोटे तौर पे, जैसे मैंने उनको एग्जांपल देखा, मैंने कहा हरियाणा की मैक्सिमम वीट की जो परचेज है वो 83 लाख टन हुई है। आप ये कहो भाई पोर्टल पे तो जो डालना डाल देना, अगर ज़्यादा भी हो तो 1 करोड़ भी अगर गेहूँ की खरीद करनी पड़ेगी तो मैं करूँगा। बात खत्म यार। कहता बात तो ठीक है लेकिन किया कुछ नहीं। तो इसलिए मैं ये कहूँ कि एक ठीक आदमी अगर वो पॉलिटिकली मूव नहीं करेगा, उसका एक एक कदम पॉलिटिकल नहीं होगा, तो फिर लोगों में नहीं घुस सकते, लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। उनकी नौकरी इसीलिए गई, अब वो बेरोजगार हैं। नहीं, ये तो मैं खैर क्या बता सकता हूँ। ये देखिए, अगर आप पूरा समय कभी देंगे तो मैं बताऊंगा। ये भी एक तरीका है कि आप वर्कर से काम लो। ये हमारे कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं की ये पार्टी है, लीडरों को तो हम मानते नहीं। मेरा एक ये भी कारण था, मैंने कहा 52 साल हो गए, हम लीडर ही नहीं बने अभी तक, हजारों आदमी हमारे साथ हैं, तुम हमारे को भी ये समझते हो एक कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता। और मैंने कहा फिर उस कार्यकर्ता का 5 साल राज करो, 10 साल राज करो, एक बदली ना कर उनके कहने से किसी एक बच्चे को, उसके रिश्तेदार को, उसके बच्चे को नौकरी ना दिलवा सको, किसी थाने में, तहसील में, बीडीओ को, डीएफएससी के दफ्तर में उसकी कोई सुनने वाला ना हो, और फिर आप कहो कि ये कार्यकर्ता काम करेगा, नहीं करेगा। और उसका इलाज ढूंढा इन्होंने। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी ये सोच का हिस्सा है कि भजनलाल शर्मा को राजस्थान का चीफ मिनिस्टर, मोहन यादव को मध्य प्रदेश का,
और यहाँ नायब सैनी जी। नायब सैनी को, और वो भी ये कहे कि हम तो छोटे कार्यकर्ता थे, इतना बड़ा सम्मान। वो जो डिस्टर्ब्ड, जो इनसे दुखी है, इनकी शैली से, वो कार्यकर्ता, वो कहीं ना कहीं सोचता है यार जब इनका नंबर पड़ सकता है तो मेरे को ज़्यादा मायूसी नहीं होनी चाहिए, तो लगे रहो। ये लगे रहने का भी एक तरीका है। अच्छा, एक छोटे छोटे से 2-3 चीज़ें और हैं कि अब 10 लोकसभा के लिए हरियाणा में चुनाव होंगे, तो क्या आप हर लोकसभा पे जहां पार्टी आपको कहेगी आप जाएंगे बिना किसी गुट को देखे हुए? नहीं, गुट वुट कुछ नहीं है। और अगर सही मेरी इच्छा पूछो तो मैं ये समझता हूँ कि मैं कोशिश करूँगा कि हम सब मिल के ये गुटबाजी का जो अंश है या हमारे ऊपर एक वो टैग है, इसको कांग्रेस में ख़त्म तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन इसको बिल्कुल छोटे स्तर पे हम इसको बहुत नज़दीक, एक मिलन के तौर पे नज़दीक हो सकते हैं। और नज़दीक होने का अभिप्राय ये है कि आप कोई वर्कर आता आपके पास और आप उसको जानते हो, वो कोई काम बोलता है और आप मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो या बड़े कोई राजनीतिक पद है आपके पास, और वो कहता जी ये अफसर खड़े हैं एसडीएम, इनको मेरा काम बोल दो। तो अगर सही आदमी होगा वो उसको काम नहीं बोलेगा, उस अफसर को ये दिखा देगा, उसके कंधे पे हाथ रखे कि भाई ये, और फिर उसको कहेगा तुम ऐसे करना, इससे मिल लेना जाके। वो देखने वाला जो अधिकारी है वो भी समझ जाएगा। तो बीजेपी में तो कोई ऐसे रखता नहीं कंधों पे? नहीं, वहाँ तो कंधों पे हाथ तो रख लेते हैं ये, लेकिन उसका कोई अभिप्राय नहीं होता। क्योंकि मैंने बताया ना कि अगर आप एक खास पद्धति के अनुसार किसी व्यवस्था को चला रहे हो तो वो व्यवस्था आपके पार्टी के लिए अनुकूल हो सकती है, लेकिन राज करने के लिए आपको अपने विचार, आपकी सोच, आपका चलन और आपकी कार्यशैली, उसमें अनेक परिवर्तन करने पड़ेंगे। तभी तो लोग कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी, वो बीजेपी पार्टी, तो लोग उनको उस समय ठीक नहीं मानते थे, लेकिन उनको ठीक क्यों मानते हो? क्योंकि उनके व्यवहार में बहुत परिवर्तन होता था आम जनसाधारण से मिलने का। अच्छा, कि जैसे वर्कर का आपने जिक्र किया, तो आप वर्करों से बहुत खुले मिले लोग हो, लेकिन उन वर्करों का क्या करें जो आपको फ़ोन करें और आपकी बात को वायरल कर देते हैं? ये तो देखो, अब ये नहीं होता। आप ये ना समझो कि जो आप कर रहे हो वो सब भी ठीक है। और मैं ये नहीं कहता कि वो मेरा वर्कर था। किसी ने मेरे से बात की, मैंने खुले मन से बात कर दी, और मैं आगे भी ऐसा ही करूँगा। ऐसे तो बुरा लगे, परहेज नहीं कर रहे आप इस चीज़ से? कोई फ़ोन उठाने में कोई परहेज ना, कोई परहेज नहीं करता। और मैं इसलिए कम से कम किसी गांव में जाता हूं तो लोग कहते हैं भाई चौधरी साहब, और तुम्हारा काम करे ना करे, लेकिन फ़ोन तो ना बिठा होगा तो फिर देखे कि ये फ़ोन आया था, फिर मारे पे करे है। इससे बड़ी अब मुझे कॉम्प्लीमेंट कौन दे सकता है? अच्छा, एक लास्ट, बिल्कुल आपके 52 साल के राजनीतिक तजुर्बे का कंक्लूजन मैं चाह रहा हूँ कि हरियाणा में 10 में से कितनी सीटें बीजेपी जीत रही है, या कितनी सीटें कांग्रेस जीत सकती है? 3 महीने पहले तो ये था कि कांग्रेस को 1 सीट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। 3 महीने पहले। अब टिकट नहीं बटी है आज, बटने के बाद तो फिर स्थिति बदल, बहुत 19-21 का फर्क। लेकिन आज लोग ये कहते हैं कि 4-5 सीट कांग्रेस जीतेगी और इतने बीजेपी 50-50 मामला रह सकता है। 50-50 आज के दिन। कल टिकट का वितरण होगा तो उसमें ऊपर नीचे क्या होगा वो अलग बात है। और जिस तरह मैंने कहा कि एक अंदर खाने सिमरिंग एक चाल है, एक प्रोपेगेंडा है जिसकी कोई मुंह से नहीं बोल रहा, लोगों को कोई ऐसी शक्ति है उनकी सोचने की, उसी में आ रहा है कि ना भाई ये ठीक नहीं, इससे तो पीछे हटो यार। और मैं और बताऊं आपको, जो लोग आज ये कहते हैं ना कि जातीय आधार पर हरियाणा में वोटिंग होगी, नहीं होगी। हर जात का आदमी
आपको भी वोट करेगा कांग्रेस को और बीजेपी को भी करेगा, ये नहीं है। हाँ, दूसरी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनका एक किस्म से ये चुनाव उनके लिए कोई अच्छा चुनाव नहीं होगा। उनको कोई बस यही है कि 2-3 पार्टियां, चाहे बीएसपी है, चाहे इनेलो है, चाहे जेजेपी है, ये इसी चक्कर में रहेंगे कि हमारे 3% वोट हो जाए तो हमारी रिकॉग्निशन। जैसे आपने जिक्र किया क्षेत्रीय पार्टियों का, तो आपकी बहुत लंबी लड़ाई चली जननायक जनता पार्टी से, गठबंधन को लेके भी, गठबंधन के बाद भी। उम्र में वो आपसे लगभग आधे छोटे हैं, आधे से भी ज़्यादा, आधे से भी ज़्यादा छोटे हैं, और वाक्पटुता में अच्छा बोल लेते हैं वो। तो अभी उनका जिस तरीके से विरोध हो रहा है, एक पॉलिटिशियन के लिए तो बहुत ही दर्दनाक स्थिति रहती होगी ये। तो आप क्या मानते हैं कि दुष्यंत का ये जो विरोध है ये कब खत्म हो जाएगा? देखिए, ख़त्म होगा नहीं होगा ये तो एक सवाल है, लेकिन ये विरोध क्यों है पहले तो इसको ये बहुत ही गंभीर बात है ये। विरोध इसलिए है कि करप्शन, भ्रष्टाचार जिसको बोलते हैं ना, भ्रष्टाचार सिर्फ संपत्ति का या पैसे का नहीं होता। भ्रष्टाचार राजनीतिक भ्रष्टाचार है। और आज के दिन लोगों में एक तो उसका वोटर नाराज हो जाए, उसको मनाया जा सकता है, लेकिन वोटर के दिल में आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए नफरत पैदा हो। और वो नफरत क्यों हुई? वो नफरत इसलिए हुई कि आपने जो वोट मिले, उन वोटों का सबसे बड़ा कारण आपको वोट मिलने का ये था कि आपने कॉल दी थी कि हमारे साथ जुड़ जाओ, हम इनको भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में मार मार के जमुना पार भगा देंगे। और ये बात कुछ घंटे में जब परिणाम आए तो ख़त्म। उसी चीज़ को एक किस्म से वोटर ने ये कहा कि ये तो सबसे बड़ी करप्शन, पॉलिटिकल करप्शन की वजह से आज उस पार्टी का अस्तित्व खतरे में। यानी उसका प्रेसिडेंट छोड़ जाए, उसका जनरल सेक्रेटरी छोड़ जाए, और उसके जो सही तौर पे जिन, हो सकता है कोई ठेकेदार हों और हों जिनको मॉनेटरी लाभ उनको भी पहुंचाया, आपने तो किया है मॉनेटरी लाभ, लेकिन उनको भी पहुंचाया, वो तो शायद खड़े रहे। लेकिन वो चालाक स्थिति में ये भी देखते हैं कि कब छोड़ देगा सही मौका। वो कह रहे हैं कि मेरे पास तो अगले 50 साल राजनीति के लिए हैं। हाँ, तो यानी कि कहीं ना कहीं दिमाग में ये चल रहा है कि विरोध 5 साल हो लेगा, फिर लोग भूल जाते हैं, लोगों की शॉर्ट मेमोरी होती है। ये जो धारणा है, इसका प्रतीक है देवीलाल परिवार, और इसके प्रतीक हैं उनके समर्थक भी। 3 बार के तो ऐसे मौके हैं जहां 10-10 लोकसभा की सीट खत्म, एक भी नहीं आई। कुछ मौके ऐसे हैं जहां उनकी कार्यशैली से लोग इतने शुभ थे, इतने नाराज थे कि उनके 8 MLA जीते, या 9 जीते थे या 8, और वैसे 8 तो शेड्यूल कास्ट 9 थे, उनमें एक चौटाला साहब था। और एक चौटाला साहब। ये क्यों है? ये परिस्थिति क्यों है? ये परिस्थिति इसीलिए है कि आपको लोगों ने रिजेक्ट किया, लेकिन जो आने वाला था उसके भी कर्तव्य देखे होंगे तो लोगों ने फिर सोचा यार यही ठीक है। अब ये स्थिति नहीं है। अब लोग नाराज इसलिए हुए हैं कि क्षेत्रीय दल होके उनसे हमारे को बड़ी आशाएं थी, उम्मीद थी, और उन्होंने हमारी आशाओं को राजनीतिक तौर पर ख़त्म कर दिया। एक तो आशा होती है नौकरी लग जाऊंगा, मेरे ट्रांसफ़र ठीक हो जाएगी, मेरे बेटे को जिला परिषद में ये टिकट मिल जाएगी, सरपंच का फ़ायदा हो जाए। ये सारी चीज़ें, इनसे अलग जो ख़तरनाक चीज़ थी वो ये था कि नैतिकता के आधार पे, सच्चाई के आधार पे, मूल्यों के आधार पे आपने राजनीति को बेच दिया। इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता। ये है कारण। तो ये, और मैं इसीलिए, आपने ये भी कहा कि आप क्यों उनके पीछे पड़े हुए थे, मैं इसीलिए कहता था भारतीय जनता पार्टी को, मैंने कहा आपने इनको राज 5 साल चलाने के लिए लगा लिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, वरना तो राज चलना भी मुश्किल हो जाता। मैंने उसका कभी विरोध भी नहीं किया, लेकिन इनसे आप इलेक्टरल अलायंस करोगे
चुनावी अगर गठजोड़ करोगे तो आप खत्म। आप ये समझते हो कि देवीलाल की वोट थी, ये देवीलाल जी की वोट नहीं थी, ये वोट थी आपकी झूठ की। लोगों ने उस झूठ को पहचान लिया और वो पीछे हट गए। और अब आप ये कहते हो ये साथ रहेंगे, तो हो सकता है कि देवीलाल जी के जो सपोर्टर हैं या उनके जो समर्थक हैं, जो उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो वोट दे। मैंने कहा इनकी नहीं देनी, आपका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये मेरा एक उनको ये कहना था। वैसे तो वो ये समझते होंगे कि भाई हमारा उनका सीधा कोई ऐसी सीधी बात ही होती, कोई लड़ाई नहीं है। कोई लड़ाई नहीं। लड़ाई तो सिर्फ इसलिए थी कि जिस तरीके से राज के अंदर लूटपाट भी की। चलो ये भी मान लो कि लोगों से तो राजनीतिक धोखा कर दिया, लेकिन भले लोगों तुम यहाँ तो आराम से रह लो, यहाँ भी लूट के दरवाजे। मैं आज कहता हूँ ये बात कि अगर ये 5 साल लड़ते 10 के 10 MLA को साथ लेके विपक्ष के नाते, तो जो आप कह रहे ना इसके और अभी साल बाकी हैं, तो लोग कहते हैं कि हाँ ये है जवान आदमी, इसके साथ लगो, लड़ाई लड़ सकता है। आजकल ये है कि ये है जवान आदमी, इसके साथ दोबारा लगोगे फिर भी कहीं नहीं कुछ मिलना। तो ये एक रेपुटेशन है कि एक उसकी मतलब एक भरोसा खो दिया, आपका कहना है। भरोसा पूरे और ये लंबे समय तक कायम नहीं होगा। देखो बात यह है, मैं इस चीज़ को इस तरीके से मानता हूँ कि जो आगे की व्यवस्था है वो कोई ऐसे उनसे भी नीचे के घटिया काम ना कर दे। हालांकि पॉलिटिकल करप्शन एक नया सब्जेक्ट है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, लेकिन इसके मायने यही हैं कि कोई बड़ा पॉलिटिकल करप्शन ना हो तो इन लोगों की अब जगह, राजनीतिक जगह नहीं है। मतलब आप अगर दुष्यंत की जगह होते तो आप उस लोभ को छोड़ के अगले 10 साल पे संघर्ष करते। तो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हो सकता था दुष्यंत अभी। मैं हाँ हो सकता था, लड़ाई लड़ने की बात है इसमें। आप ये क्यों भूल जाते हो कि जो लड़ता है, और ख़ास तौर पर हमारा समाज हरियाणा का, लड़ने वाले को ज़्यादा पसंद करता है। जो आदमी अनाड़ा का आदमी के प्रति सिंपैथी होती है। हाँ चाहे वो हारो चाहे जीतो। हाँ हाँ। और यही कारण है कि मैं तो ये भी कहता हूँ राजनीतिक जो परिवार है, भारतीय जनता पार्टी क्या बोलती है परिवारवाद के बारे में छोड़ो, लेकिन मेरी अपनी ये सोच है, किसी परिवार का, राजनीतिक परिवार का, किसी का बाप बहुत बड़ा लीडर है, बेटे का एक बार तो वो चुनाव में लोग पहचान लेंगे उसका बेटा है, उसकी मदद भी करेंगे, लेकिन अगले 5 साल का जो चुनाव होगा या अगला उसका राजनीतिक जीवन होगा, वो उसकी परफॉर्मेंस पे। अभी तो हीरो के बेटे कई हीरो फ्लॉप हो जाते हैं। हाँ हाँ, हीरो के बेटे तो ज़्यादा, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम में भी मैं आपको सही बताता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये क्यों हैं। ये इसलिए हैं कि हमारे देश में हीरो वर्शिप का जो एक कंसेप्ट है उससे आप आंख बंद नहीं कर सकते। किसी का कोई बड़ा आदमी है, यहाँ तो बड़े छोटे की बात नहीं, एक बाबा है 26 साल का लड़का है, उसका तो कोई दादा दूदा या बापू भी नहीं कोई बड़ा होगा, उसके लिए 3-3 लाख लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं। लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम में जो भी दूसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में, चौथी पीढ़ी में अगर क्षमता रखता है स्ट्रगल की, तो वो आगे निकलेगा। जो क्षमता नहीं रखता वो पीछे रह जाएगा। वो परिवारवाद का जो भी उसमें अंश है वो तभी तक है जब तक उसको लोगों ने एक बार उसको मदद ना की हो। एक बार की मदद के बाद फिर वो खुद मुख्तार है अपनी जीवन शैली, अपनी राजनीतिक शैली को चलाने के लिए। देखिए चौधरी साहब में अब भी जोश बरकरार है और इनकी ये खूबी है, मुझे जो अच्छी लगती है कि ये विषय कोई भी हो उस पर बात करने में सहज होते हैं। तो चौधरी साहब से लंबी बातें चली हैं, परिवारवाद की भी, बीजेपी की भी, जेजेपी की भी, टिकट की भी, बे टिकट की भी, खट्टर की भी, और सबकी बातें इन्होंने कर ली हैं। तो चौधरी साहब आपको शुभकामनाएं हैं दूसरी पारी। धन्यवाद। मैं मेरी तो पारी आपको पता ही है, मेरी तो पारी चलती रहेगी। अच्छा। मैंने ये साफ बोला हुआ है कि मैं इलेक्टरल पॉलिटिक्स अलग बात है, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम में मैं बहुत ज़्यादा सक्रिय रहूँगा। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं मेरे
जो मेरे लिए एक आदर्श हैं कि ऐसी चीज़ों को मैं कुछ आई एम नॉट श्योर कि मैं कितना कामयाब होऊंगा, लेकिन कुछ तो उनके लिए करूं। कुछ तो करेंगे, कुछ तो करने की चाहत है। चौधरी साहब के बारे में आप क्या कहेंगे, इस पूरी बातचीत पे क्या कहेंगे, आप ज़रूर कमेंट करें दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार।